सो गाइज आपके लिए वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेके आए। ये भी हमारे पास एक प्री बोर्ड पेपर आया है जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये प्री बोर्ड पेपर आपकी प्रिपरेशन को इतना ज़्यादा एनहेंस कर देंगे कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते और आपको बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी अपने एग्जाम की। तो अगर आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आफ्टर बुक आप कुछ करना चाहते हैं तो ये जो हम सैम्पल पेपर्स या फिर प्री बोर्ड पेपर या फिर कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा रहे हैं तो उन सभी के एमसीक्यूज आप ट्राई करके देखना एक बार और अपने पेपर को अटेम्प्ट करना। तब आपको यहाँ पर अपने आप ही कंपैरिजन पता चलेगा कि भी आपकी जो भी प्रिपरेशन है वो काफ़ी बेस्ट हो गई है और आप अपना स्कोर भी काफ़ी ज़्यादा एनहेंस कर सकते हो। ओके, क्वेश्चन पेपर को इस क्वेश्चन पेपर में जो हमारे फर्स्ट एमसीक्यूज हैं, इससे पहले हमने एक और प्री बोर्ड पेपर कराया था उसके एमसीक्यूज कराए। उसके जो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन है उस पर भी हम अभी लेक्चर डालेंगे, लेकिन पहले हम इसके एमसीक्यूज देख लेते हैं क्योंकि मोस्टली बच्चों को एमसीक्यूज में प्रॉब्लम आ रही है। तो ये एमसीक्यूज आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। इन एमसीक्यूज को आपको जरूर करना है। जो सभी पेपर्स हैं हम आपको करा रहे हैं तो इन सभी का लिंक आपको एग्जाम मटेरियल वाली सीरीज में मिल जाएगा। जो एग्जाम मटेरियल वाली सीरीज हमने चला रखी है उसमें ही उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उसको चेक कीजिए, उसमें सभी प्री बोर्ड पेपर जो भी हमने अभी तक कराए हैं वो सभी आपको मिल जाएंगे। और इन सभी के पीडीएफ का, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस पर जाकर देख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं इसमें एमसीक्यूज। तो इसके एमसीक्यू में फर्स्ट एमसीक्यू क्या है हमारा? फर्स्ट एमसीक्यू में कह रहा है ये कि इफ ए बी टू मैट्रिसेस गिवन है। देखो मैट्रिक्स का क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन गिवन क्या है यहाँ पर? मैट्रिक्स। तो यहाँ पर है 3 0 -1 -3 एंड बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या? -3 7 एंड ए एक्स इज इक्वल्स टू बी है। ए एक्स इज इक्वल्स टू बी, देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एक्स। तो आपको मैट्रिक्स एक्स का ऑर्डर बताना है। ओके, तो सिंपल क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन में सिर्फ आपको ऑर्डर बताना है। अगर ध्यान दीजिए यहाँ पर कि भी a इंटू एक्स इक्वल्स टू बी है, हमें x मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है। तो यहाँ पर देखो पहले a का क्या ऑर्डर है? a का ऑर्डर है 2 इंटू 2। यहाँ पर देखो b का क्या ऑर्डर है? b का ऑर्डर है, कितनी रोज है इसमें? सिंगल रो है एंड कॉलम कितनी है? 2। कैसे कैसे काउंट करते हैं रोज एंड कॉलम? देखो हॉरिजॉन्टल रोज जितनी भी बन रही होंगी इसमें एक ही हॉरिजॉन्टल रोज बन रही है तो ये इसकी रो हो गई। कॉलम, वर्टिकल लाइन जितनी भी है वो कॉलम्स है इसकी, तो 1 2 कॉलम है। अब ये 1 इंटू 2 का है मैट्रिक्स, तो आपका ये एक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए? तो हम इसे कैसे देखते हैं? हम लेट कर लेते हैं कि भी इसका ऑर्डर हमारा क्या है? m इंटू एन है। अब m की वैल्यू क्या होगी? देखो 2 मैट्रिसेस की मल्टीप्लीकेशन कब पॉसिबल होती है? अगर उनका क्या होता है, ये जो अंदर वाली वैल्यू या फिर कह सकते हैं हम कि फर्स्ट वाली मैट्रिक्स की जो कॉलम है वो सेकंड वाली मैट्रिक्स के रो के इक्वल होना चाहिए। तो ये अंदर वाली वैल्यू अगर इक्वल है तो ये जो वैल्यू देती है ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर डिसाइड करती है। ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स का क्या करती है? ऑर्डर डिसाइड करती है। एक्स इज इक्वल्स टू बी बोल रहा है इसमें, देन द ऑर्डर ऑफ एक्स। फिर एक्स का ऑर्डर क्या होगा? यहाँ पर तो भाई बात नहीं बन रही है। रिजल्टेंट मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होना चाहिए वो कैसे बनता है? इससे बनता है। ये 2 इंटू 1 का बन रहा है तो इसमें 2 रोज तो है भी नहीं। इसमें तो क्या गिवन किया है हमें? इसमें तो मैट्रिक्स गिवन किया 1 इंटू 2 की, तो फिर तो मल्टीप्लीकेशन ही पॉसिबल नहीं होगी। क्यों? देखो मल्टीप्लीकेशन कब पॉसिबल है? ये 2 हो, यहाँ पर ये m की जगह क्या हो? 2 इंटू n के प्लेस पर क्या होना चाहिए? अगर ये हम क्या कर रहे हैं 2 है तो यहाँ पर आपका 2 हो सकता था, तो 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स होती। यहाँ पर आपका 2 इंटू 1 होता तो 2 इंटू 1 की मैट्रिक्स होती। लेकिन यहाँ तो मैट्रिक्स ही आपको क्या गिवन की है? मैट्रिक्स ही गिवन की है क्या? 1 इंटू 2 की, तो इसका तो मल्टीप्लीकेशन ही पॉसिबल नहीं है। फिर ये क्वेश्चन हमें किस टाइप का दे दिया है? देखो अगर आप यहाँ पर सोच रहे हो कि भाई हमें क्या करना है, एक्स का ऑर्डर फाइंड करना है। एक्स का ऑर्डर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई इसकी रो एंड कॉलम्स की मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है या नहीं है। पॉसिबल के लिए हमने देखा भी ये वाली वैल्यू इक्वल होनी चाहिए और ये बाहर वाली वैल्यू रिजल्टेंट ऑर्डर का, रिजल्टेंट मैट्रिक्स ऑर्डर डिसाइड कर दी। लेकिन रिजल्टेंट मैट्रिक्स ऑर्डर तो 1 इंटू 2 आ रहा है, यहाँ पर तो 1 इंटू 2 1 ही नहीं रहा, यहाँ 1 होना चाहिए था, यहाँ 2 होना चाहिए था, तब बनता है रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ इस टाइप से। यहाँ तो भाई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। तो अब हमारा एक्स का ऑर्डर होना क्या चाहिए ये पता करो। तो इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, आप कोई भी यहाँ पर ऑप्शन चेक कर लो। देखो जैसे अगर आप ऑप्शन फर्स्ट चेक करते हो 1 इंटू 2 लेते हो आप एक्स के प्लेस पे 1 इंटू 2, तो अगर आप एक्स के प्लेस पर 1 इंटू 2 ऑर्डर लेते हो तब भी ये पॉसिबल ही नहीं होगा मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर m के प्लेस पर 2 होना चाहिए। ये नहीं ले सकते हम। x के प्लेस पर आप 2 इंटू 2, तो ऑर्डर इसका 1 इंटू 2 भी नहीं हो सकता और ऑर्डर इसका 2 इंटू 2 भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम a का ऑर्डर हमारा 2 इंटू 2 है, मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है लेकिन रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 इंटू 2 आएगा। लेकिन रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर यहाँ पर क्या आना चाहिए? 1 इंटू 2। ये भी हमारा क्या है? मिस्टेक है इसमें। फिर अगर हम इसमें
लेट कर लेते हैं भी इसका ऑर्डर हमारा क्या है, एक्स का ऑर्डर अगर हम थर्ड वाला ऑप्शन लेते हैं 2 into 1 ए का ऑर्डर, ए मैट्रिक्स ऑर्डर 2 into 2 है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ये अगर मैं लेते हैं, देखो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल, लेकिन रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा हमारा 2 into 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बी का ऑर्डर क्या है 1 into 2, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि बी का ऑर्डर यहाँ पर क्या आ रहा है 2 into 1, ये भी पॉसिबल नहीं है। और अगर हम x के प्लेस पर लास्ट वाला ऑर्डर 1 into 1 ले लेते हैं तभी मल्टीप्लीकेशन ही पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर सभी पॉसिबिलिटी सभी ऑप्शन है वो क्या आ रहे हैं, इनकरेक्ट आ रहे हैं। इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, क्या है लिटिल मिस्टेक, कि इसमें क्वेश्चन ऐसे जरूर बन सकता है कि भाई x इंटू ए इज इक्वल्स टू बी जरूर हो सकता है, लेकिन a इंटू एक्स नहीं हो सकता। मल्टीप्लीकेशन में कॉम्यूटेटिविटी बोलते हैं हम इसको, तो ये हमारी अप्लाई नहीं होती इसमें, क्योंकि x इंटू ए इंटू एक्स दोनों ही डिफरेंट होते हैं। अगर आप इसको ऐसे लेते हो तब ये क्वेश्चन हमारा वैलिड हो जाएगा। कैसे, अब आप देखो ये 2 into 2 की मैट्रिक्स है, आप यहाँ पर क्या ले सकते हो, यहाँ पर ले सकते हो आप 1 into 2, यहाँ पर ऑर्डर ले सकते हो आप 1 into 2, एक्स का ऑर्डर आप यहाँ पर 1 into 2 ले सकते हो 1 into 2, और यहाँ पर अगर ए मैट्रिक्स 2 into 2 से इसको करेंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, हमारा मैट्रिक्स पॉसिबल है मल्टीप्लीकेशन, और 1 into 2 इसका ऑर्डर आएगा। इसमें क्वेश्चन में लिटिल मिस्टेक है कि इसमें क्या होना चाहिए, इसमें ऑर्डर x इंटू ए होना चाहिए था। तो इस अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना है आपको, क्योंकि देखो बुक में भी हमें सभी क्वेश्चन जो गिवन किए हैं वो क्या है, जो बी वाली मैट्रिक्स गिवन की है इक्वल टू में वो हमारी 2 into 1 की गिवन की है, या तो वो बी मैट्रिक्स को 2 into 1 बनाता तब क्वेश्चन करेक्ट होता है, या फिर वो इसका ऑर्डर चेंज कर देता। ओके, तो इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, तो आप इसको सही कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है और अगर एग्जाम में कोई मिस्टेक आती है तो उसके हमें मार्क्स मिलते हैं, लेकिन कब, जब हमने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। तो इसीलिए सभी क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट करने हैं आपको आता है नहीं आता, क्वेश्चन नंबर लिखकर गिवन लिखकर छोड़ दो आप, लेकिन लिखना जरूर है, क्योंकि पता नहीं है होता कि एग्जाम में कभी कभी हो जाता है कि भाई मिस्टेक आ जाती है क्वेश्चन में, तो उसके मार्क्स मिलते हैं हमें। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट इसका, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में अभी कोई भी वैलिड हम आंसर नहीं बताएंगे क्योंकि क्वेश्चन में ही मिस्टेक है। ओके, तो अगर हम बता दें दोनों ही हमने ऑप्शन आपको बताया है कि भाई अगर यहाँ पर क्या हो जाता, क्वेश्चन ये हो जाता, तब इसका आंसर ऑप्शन क्या होता, 1 into 2 ए होता, तब इसका आंसर क्या होता, ए। समझ गए आप। लेकिन अगर ये वाली मैट्रिक्स 2 into 1 की हो जाए, अगर ये वाली मैट्रिक्स 2 into 1 की हो जाए, मीन्स क्वेश्चन कुछ ऐसा हो जाए कि भाई ये वाली मैट्रिक्स क्या है 2 into 1 की, तब एक्स मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर लेंगे हम 2 into 1, मीन्स तब ऑप्शन आता हमारा बी। अगर ये वाला केस है तब ऑप्शन आता हमारा बी, लेकिन अगर ये वाला केस है इसका ऑर्डर चेंज किया तब ऑप्शन नहीं आ रहा है। ओके, समझ गए होगे आप। तो ये इन चीज़ों का भी आपको ध्यान देना होता है, भी ऐसा नहीं है भी आपको रटने हैं क्वेश्चन, तो क्वेश्चन बिल्कुल दिमाग को क्या रखकर, सेंटर में रखकर सोच समझकर आपको क्वेश्चन पर ध्यान देना है। ऐसा नहीं है रट लो कि ये इसी तरीके का होता है, नहीं, क्यों होता है ये भी आपको बात ध्यान में रखनी है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। रियल डिस्टिंक्ट रूट जब हमारी डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है। अब देखो ग्रेटर देन 0 किस किस में आएगी, फर्स्ट सभी ऑप्शन चेक करने होंगे इसमें। तो देखो आप सभी ऑप्शन अगर हम इसमें चेक करते हैं, सबसे पहले करते हैं भी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 22। तो सिर्फ आप इसमें ए बी सी की वैल्यू कंपेयर कर लो, डी की वैल्यू में निकालनी है, बी स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4ac करोगे तो माइनस में आ रही है वैल्यू, यहाँ पर आ रही है वैल्यू माइनस में, तो इसके तो रियल रूट्स होंगे ही नहीं, तो इसको छोड़ देंगे हम। अब हम देखेंगे इसमें बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में कह रहा है 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू में 0। इसमें अगर हम b की वैल्यू निकालते हैं, बी स्क्वायर बी की वैल्यू है माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे प्लस का 16 माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे, ये वाली वैल्यू अगर 16 से बड़ी आ रही है, 4 3 12 12 3 36 बड़ी आ रही है, मीन्स माइनस का आएगा, यहाँ पर ही माइनस की वैल्यू आएगी डी की, तो ये भी इसके भी रियल रूट्स नहीं है। फिर आ जाते हैं हम सी पर। सी ऑप्शन देखते हैं 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, इसमें भी करते हैं हम डी की वैल्यू बी स्क्वायर मीन्स 12 का स्क्वायर 144 होगा, 144 माइनस 4ac करेंगे 4ac, ये a की वैल्यू, ये c की वैल्यू 9। ये तो आपको पता ही है कि कैसे हम करते हैं इनको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने ये सीखा था। 144 ये वाली वैल्यू देखो क्या 144 से ग्रेटर आ रही है, अगर 144 से ग्रेटर आ रही है तो इसमें भी रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। 4 4 जो 16 69 जो 144 आ रहे हैं, इसका मीन्स डी की वैल्यू आ रही है 0 और डी की वैल्यू अगर 0 आ रही है तो इसमें रियल रूट्स तो होंगे लेकिन दोनों ही इक्वल होंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे। इस कंडीशन में बचता है हमारा डी ऑप्शन, यही इसका आंसर होगा। 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इक्वल्स टू में 0 करेंगे इसमें डी, तो ये हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 माइनस 4 4 ए की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू क्या आ रही है माइनस 6, तो प्लस में आ रही है वैल्यू
प्लस में आ रही क्योंकि माइनस माइनस इस बार ये प्लस हो जाएगा, तो ये वैल्यू प्लस की आएगी और ये प्लस की वैल्यू होगी, तो यही हमारा ऑप्शन है डी इसमें, क्योंकि डी की वैल्यू अगर प्लस की है मीन्स ग्रेटर देन 0, तो रियल एंड क्या देती है हमें, डिस्टिंक्ट रूट देती है, अनइक्वल रूट देती है। ओके, थर्ड वाला देखेंगे तो इसमें डी है हमारा सेकंड में। थर्ड में कह रहा है कि द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 6000, द शॉपकीपर गिव्स एन डिस्काउंट ऑफ 10% इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 12% देन द अमाउंट पेड बाय द कस्टमर इंक्लूडिंग जीएसटी। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, 6000 का कोई भी प्रोडक्ट है, इसमें डिस्काउंट दे रहा है 10%, भाई इसमें से 10% माइनस कर दो, कितना बचेगा बताओ, इसका 10% माइनस करोगे कितना आएगा, तो आ जाएगा हमारा 5400। कैसे पता चल रहा है भाई, 10% माइनस कर रहे हो, या तो आप इसका 90% निकाल लो डायरेक्ट, या तो आप इसका 90% निकाल लो। 90% अगर आप निकालोगे ना, इसका मीन्स आपने 10% कम कर दिया है इसका, ये हमने बताया था आपको मेथड, 9 6 54 ये आ रहा है। या फिर आप इसका 10% निकालो, पहले 10% निकालोगे 600 और 10% इसका 600 आएगा, 600 माइनस कर दोगे ये तो आएगा 5400। ये 10% कम कर दिया, फिर इस पे 12% क्या कर लो, जीएसटी इंक्लूड कर दो, जब डिस्काउंट माइनस कर देंगे तब उस पे जीएसटी इंक्लूड करनी है, कितने 12% जीएसटी। या तो आप इसका 112% निकाल लो, या फिर क्या करो भाई 12% देखो इसका कितना आएगा, 12% निकालो, तो 12 इंटू 54 करो, कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारा 6 और 648 इसकी क्या आ रही है, जीएसटी आ रही है 648 इसमें ऐड करोगे आप, तो 600 ऐड कर रहे हो 6000, 6048, इसका आंसर आ जाएगा 6048। तो 6048 इसमें बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन करेक्ट है। समझ रहे हो आप इसमें कैसे कर रहे हैं, सिंपल भी, इसका 10% माइनस किया इसमें से, इसका 10% आ रहा है 600 माइनस किया 5400 का 12% आएगा 648 इसमें से प्लस करेंगे, क्योंकि जीएसटी प्लस करके तो आप बिल बनाओगे, जीएसटी और देना है आपको, तो बस ये बी ऑप्शन आ गया सिंपल। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका फोर्थ वाले में कह रहा है, द सम ऑफ द 3 कॉन्जुगेटिव टर्म्स ऑफ एन एपी इज 9 एंड द प्रोडक्ट इज -165, द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। 3 कॉन्जुगेटिव टर्म्स है, अब ये वही केस आ गया स्पेशल, जिसमें हम स्पेशल टर्म्स लेट करते हैं, कह रहा है ना सम ऑफ 3 कॉन्जुगेटिव टर्म्स ऑफ एन एपी, तो 3 टर्म्स हम कैसे लेट करते हैं, एक ए माइनस डी और एक ए प्लस डी। ये मे बी 4th एक्सरसाइज में है 10 वाले चैप्टर में, 4th और 5th एक्सरसाइज में भी इसी पर है, 4th है मे बी, जिसमें हम स्पेशल टर्म करते हैं कि भी 3 टर्म्स आए तो हमें ऐसे लेट करने, 4 टर्म्स आए तब हम कैसे लेट करते हैं, ए माइनस 2डी, ए तो लेट ही नहीं करते, ए माइनस 2डी ए प्लस डी, फिर क्या करते हैं ए प्लस 3डी इधर और ए माइनस 3डी इधर, क्यों करते हैं, क्योंकि उसमें इन वाले टर्म्स को छोड़ देते हैं। ये 3 टर्म्स अभी क्यों करते हैं ऐसा हमने आपको बताया, उसको आपको देखना होगा, उसका इंट्रो देखो आप, इंट्रो में आपको पता चल जाएगा भी हम ऐसे ही क्यों लेट करते हैं स्पेशल सीरीज को। ओके, इससे हमें बेनिफिट क्या होता है, देखो इससे बेनिफिट क्या होगा अगर आप टर्म्स को इस टाइप से लेट करोगे, अगर आप टर्म्स को जनरल टर्म में लेट करोगे ए प्लस डी ए प्लस 2डी कर सकते हैं ऐसे भी, लेकिन इस टाइप से क्वेश्चन हो जाएगा काफी टफ, और हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन ही ना सोल्व हो। लेकिन अगर आप ऐसे करोगे तो सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। अब ये कह रहा है कि इसमें सम ऑफ द 3 कॉन्जुगेटिव टर्म्स, अगर हम इनका सम करें तो कितना आएगा, 9 आएगा। अब इनका सम करो आप, इनका सम करेंगे हम तो कितना आएगा, 9 आएगा। डी से डी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 3 ए इज इक्वल्स टू 9, और ए की वैल्यू कितनी जाएगी, ए की वैल्यू 3। ओके, अब ये कह रहा है आगे द प्रोडक्ट इज, अब इनका प्रोडक्ट कितना है, इनका प्रोडक्ट कर लो इन 3 टर्म्स का, एंड प्रोडक्ट इज, और इनका प्रोडक्ट कितना है, इनका प्रोडक्ट है -165। ओके, अब आपको कह रहा है कि कॉमन डिफरेंस बताना है, आपको इसका कॉमन डिफरेंस बताना है, तो डी की वैल्यू, ए की वैल्यू है हमारे पास, ए की वैल्यू यहाँ पर रखो, ए की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 3 माइनस डी, यहाँ पर ए की वैल्यू 3 और फिर यहाँ ए की वैल्यू 3 प्लस डी इक्वल्स टू में -165। अब इस 3 को लेके आओ डिवाइडर मीन्स कैंसिल कर दो यहाँ से, और ये a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ये समझ गए आप। तो फिर हम 3 से इसको डिवाइड करें, 3 5 जा 15 माइनस में रहेगा, 3 5 जा 15। फिर d की वैल्यू, d को उधर छोड़ दोगे अगर आप, डी स्क्वायर माइनस का, तो प्लस का 9 इधर आकर क्या हो जाएगा हमारा -9 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस में 64, माइनस से माइनस कैंसिल, डी की वैल्यू रूट में 64 और रूट में 64 क्या देगा ये हमें, ये देगा हमें प्लस माइनस में 8, प्लस माइनस में 8। तो डी की वैल्यू प्लस माइनस 8 लेंगे, और बोथ ए एंड बी ऑप्शन है इसमें, तो इसका सी ऑप्शन होगा, बोथ ए एंड बी। आप प्लस का 8 भी ले सकते हो, माइनस 8 भी, दोनों ही वैलिड है। ओके, तो ये हो गया इसका 4th पार्ट। तो इस टाइप के अच्छे क्वेश्चन है इसमें भी। तो आप देखो भाई, आपको सभी क्वेश्चन ये एमसीक्यूज करने हैं, इंपॉर्टेंट है ये, आपको सभी कॉन्सेप्ट क्लियर भी कर रहे हैं और आपको अच्छे क्वेश्चंस भी बताएंगे भी किस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको भी एग्जाम में मिलेंगे,
तो इसको जरूर करना है आपको, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। एक बार देखने के बाद वीडियो को अपने से प्रैक्टिस जरूर करें, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा इसका। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि इफ 6 इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन द टू नंबर्स x एंड y, x और y के बिटवीन मीन प्रोपोर्शन क्या है 6, एंड 48 इज द थर्ड प्रोपोर्शन टू x एंड y, और हमसे कह रहा है कि 48 इसका थर्ड प्रोपोर्शन है, x और y का थर्ड प्रोपोर्शन क्या है 48 है। देन द वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, मैं फाइंड करनी है वैल्यू x प्लस 2y की। x प्लस 2y की वैल्यू बताओ कितनी आएगी। तो यहाँ पर x प्लस 2y की वैल्यू हम कैसे बताएंगे, जब हमारे पास ये x और y की वैल्यू है, या तो हमारे पास x और y की वैल्यू इंडिविजुअल आ जाए, या फिर ये एक्सप्रेशन ही बन जाए जिससे कि हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकें। अब देखो इसमें बनता क्या है, हमारे पास मिलेगा क्या, x y अलग से मिल सकते हैं या फिर ये एक्सप्रेशन ही मिलता है इजिली। तो देखो अगर ये मीन प्रोपोर्शन है, इसका मीनिंग क्या है कि भी क्या होती है x/6 और ये 6/y का रेशो, मीन्स ये हो जाएगा x इंटू वाई हो जाएगा 36 के इक्वल, ये कह सकते हो आप, समझ रहे हो। तो ये हो गया हमारा 36 के इक्वल। अब हम क्या करेंगे इसमें, इसको देखेंगे थर्ड प्रोपोर्शन के लिए, x/y का रेशो किसके इक्वल होगा, y/48। तो हम कैसे करते हैं, इनका इसके साथ रेशो, इसका साथ रेशो इक्वल लेते हैं। अब आप इसमें देखो भाई, यहाँ पर y² आ रहा है, यहाँ पर कितना आ रहा है 48x इक्वल्स में y²। तो आप y² के प्लेस पर 48 पुट कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से x या y की वैल्यू कर लो सब्स्टिट्यूट। तो बेस्ट है कि भाई यहाँ से आप y की वैल्यू निकालो, यहाँ पर रख लो, उससे भी सही हो जाएगा ये। या फिर आप x की वैल्यू निकालो, यहाँ से x की वैल्यू हम निकालेंगे, हम यहाँ पर कितना आएगा 36/y। इस 36/y को रखो यहाँ पर, इक्वल्स में कर दो y², समझ गए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आ रहा है हमारा y³, और y³ के लिए हम क्या करेंगे, उसका क्यूब रूट देखेंगे भाई, इसके क्यूब रूट, इसके फैक्टर करो, क्योंकि यहाँ पर हमारा आ रहा है क्यूब रूट। 48 के फैक्टर, 48 16 कितना होता है, 16 3 जो होता है, हाँ 16 3 जो होता है। तो इसको हम 4 इंटू 3 कह सकते हैं, और 36 को क्या कह सकते हैं, 36 को आप क्या कह सकते हो 4 इंटू 3। देखो ये तो हमने डायरेक्ट वैसे किए हैं भाई अपने आप ही, लेकिन आप इसके प्राइम फैक्टर्स करो और सभी में क्या करो कॉम्बिनेशन लो 3 वैल्यूज का, मीन्स जैसे 3 का एक पेयर आ गया कंप्लीट, और एक 4 का आ गया, इसका मीन्स एक 4 बार आएगा, एक 3, मीन्स y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 12। y की वैल्यू 12 आ गई, तो x की वैल्यू क्या होगी ये बताओ आप। अब देखो y की वैल्यू 12 आ गई, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू जाएगी 3, y की वैल्यू 12, तो x की वैल्यू क्या आ रही है 3। अब आप इनको यहाँ पर पुट करो, x की वैल्यू कितनी आ रही है 3 प्लस 2 इंटू 12 कितना आ रहा है 3 प्लस 24, ये आ रहा है 27 आंसर है इसका, फिफ्थ का 27 सही है, करेक्ट है बिल्कुल। और ये है हमारा डी ऑप्शन। तो हमारा डी ऑप्शन किस में आ रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन में डी ऑप्शन आ रहा है। ओके, ये हो गया हमारा फिफ्थ। अब देखते हैं इसमें सिक्स्थ क्वेश्चन इसका। अब सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि इन द गिवन डायग्राम ए बी सी एंड पी क्यू आर क्या है, सिमिलर है हमारे, ए बी सी एंड पी क्यू आर सिमिलर है। यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ए बी सी एंड यहाँ पर क्या पी क्यू आर। ओके, यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस पर, यहाँ पर ये एस और यहाँ पर ये डी। अब क्या कह रहा है भाई, अगर ये सिमिलर हैं हमारे दोनों ट्रायंगल, और कह रहा है ए पी और ए बी और पी क्यू का रेशो कितना है हमारा 3:5 है, देन ए डी और पी एस का रेशो बताना है। देखो ये थ्योरम हमने आपको बताई थी, ये इनका रेशो भी सेम होगा 3:5 ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर टू ट्रायंगल सिमिलर है, ए बी सी किसके सिमिलर है, ट्रायंगल पी क्यू आर के, तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो तो इक्वल होगा ही, इनके मीडियन का रेशियो भी इक्वल होगा, और इनके एल्टीट्यूड का रेशियो भी इक्वल होगा, और इनके पेरीमीटर का रेशियो भी इक्वल होगा। 3 चीजें इसमें याद रखनी है आपको, ये हमेशा इक्वल होती हैं कि भाई इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, जैसे यहाँ पर ए बी और पी क्यू, बी सी और क्यू आर, ऐसे हमने बताया था आपको। फिर ए सी एन पी आर, इसका इंट्रो आप देख सकते हो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है सिमिलैरिटी में, बिल्कुल सिंपल हमने बताया आपको। और यही इसके एल्टीट्यूड के इक्वल भी होगा, एल्टीट्यूड का रेशियो भी इक्वल होगा इसमें, अगर मीडियन होती तो मीडियन की भी, और पेरीमीटर होता तो इनके पेरीमीटर के भी रेशियो के इक्वल आता हमेशा, ये याद रखना है आपको। तो अगर हमें ए बी और पी क्यू का रेशियो गिवन क्या है 3:5, तो इन सभी का रेशियो भी 3:5 होगा। 3:5 अगर हमसे बोल रहा है किसका रेशियो बताना है हमें, ए डी एंड पी एस का रेशियो बताना है, तो ये भी हमारा कितना होगा 3:5
5 ये होगा सिंपल। इसका आंसर है हमारा 3/5 डी। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है 3/5। नेक्स्ट करेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि राइट ट्राइंगल विद साइड्स 5 सेंटीमीटर 12 एंड 13 सेंटीमीटर इज रिवॉल्व अबाउट दी साइड 12 सेंटीमीटर। अब ध्यान देना भाई, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में है। एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसको रिवॉल्व कर रहे हैं हम 12 सेंटीमीटर वाली साइड के अलोंग। 12 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और ये 13 सेंटीमीटर। अब इसको ऐसे रिवॉल्व किया जा रहा है, ऐसे रिवॉल्व करते हैं, अगर हम ऐसे रिवॉल्व करते हैं, समझ रहे हो, तो एक कोन बनेगा। द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो फॉर्म्ड इन क्यूबिक सेंटीमीटर। इसकी वॉल्यूम बतानी है आपको। सिंपल, इसकी जो वॉल्यूम होगी वो कितनी होगी? वॉल्यूम ऑफ कोन होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई की फॉर्म में ही आंसर बताना है तो 1/3 पाई ऐसे रहने दो। रेडियस 5, 5 का स्क्वायर 25 एंड एच 12। 3 से कैंसिल करो 4 और 25 4 जब 100 होते हैं तो 100 पाई क्या आ जाएगा? इसका आंसर आएगा। इसका आंसर कितना आएगा हमारा? 100 पाई। ए 7 का क्या हो जाएगा हमारा? ए 100 पाई। अब देखेंगे इसमें नेक्स्ट 8th क्वेश्चन। ओके, इसका 8th क्वेश्चन देखते हैं हम। 8th क्वेश्चन कह रहा है कि भी इवेंट ए गेटिंग हेड और टेल व्हेन टॉसिंग अ कॉइन, इवेंट बी गेटिंग एन odd number or even number when throwing a die, event C passing or failing in an examination, which of the above events are complementary? कौन कौन से इवेंट्स कॉम्प्लीमेंट्री किसे कहते हैं भाई? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हमने देखा था भाई, हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स किन्हें कहते हैं? जिन दोनों का सम या जिन सभी का सम हमारा 1 हो जाता है। अब 2 इवेंट्स हैं, उन दोनों का सम अगर 1 आ रहा है तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं वो। तो अब इसमें देखो आप, बोथ ए एंड सी क्या कॉम्प्लीमेंट्री है? बोथ ए एंड बी, या फिर ओनली सी, या फिर ऑल इवेंट ए बी सी। इनमें से कौन कॉम्प्लीमेंट्री ये बताना है आपको। सिंपल से इसका आंसर डी होगा, ऑल इवेंट्स ए बी सी। क्यों? क्योंकि सभी कॉम्प्लीमेंट्री आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री? देखो आप चेक करके, ए इवेंट में बोल रहा है ये कि भी गेटिंग हेड और टेल। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकालो, वो भी 1/2 होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकाल लो आप? टेल निकाल लो, वो भी क्या होगी? 1/2। दोनों का सम करोगे 1 आ रहा है, सही है, कॉम्प्लीमेंट्री है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर करो या ओड नंबर। अब इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालो डाइस में, क्योंकि डाइस में तुम्हारे 1 2 3 4 5 और 6 होते हैं, तो इसमें 3 क्या होते हैं? इवन नंबर और 3। और इवन नंबर क्या है? ये 2 4 6। इनकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे 3/6 मीन्स 1/2। ऐसे ही ओड नंबर की निकालो आप, ओड नंबर की निकालोगे ये भी 3 मीन्स 3/6 1/2 आएगी। फिर सी कह रहा है कि भी पासिंग और फेलिंग, तो पास होने की प्रोबेबिलिटी करो या फेल होने की। या तो बंदा पास होगा, ठीक है, या तो बंदा पास होगा या फिर फेल होगा। दोनों का सम हमेशा ही कितना आएगा? 1 आएगा। तो दोनों का ही सम हमारा 1 आएगा। जैसे अगर मान लेते हैं इसके पास होने के परसेंटेज कितने हैं? 50% है, ठीक है, 50% है, तो ये कितना हो जाता है हमारा? उसके फेल होने के भी चांस कितने होते हैं? 50%। तो 50 100% या फिर 1/2 1/1। या फिर आप कह सकते हो भी पास होने के परसेंटेज 60% है तो फेल होने के चांस कितने? 40%। कॉम्प्लीमेंट्री होगा। इसमें ये जरूर बोल सकता था कि भी क्या हमारे इक्वली लाइकली इवेंट्स, तो इक्वली लाइकली आउटकम्स में होता है हमारा कि जहाँ पर 50-50% होते हैं, जैसे 50-50% है, ये इक्वली लाइकली भी। तो ये हो गया हमारा ए बी सी। इसमें डी ऑप्शन है हमारा, ऑल ए बी सी क्या होंगे इसमें? ये सभी क्या होंगे हमारे? ऑल इवेंट्स होंगे हमारे कॉम्प्लीमेंट्री। 9th वाला देखेंगे अब इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द स्केल एंड ट्राइंगल मीट एट 1 पॉइंट। द पॉइंट इज, इस पॉइंट को क्या कहेंगे हम? इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल कहेंगे, सर्कम सेंटर, सेंट्रोइड या फिर ऑर्थो सेंटर। अब ये बातें हमने बताई थी आपको, एक लेक्चर स्पेशल इस पर बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। उसका लिंक आपको एग्जाम मटेरियल में ही मिल जाएगा कि भाई हम इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड किसे बोलते हैं। तो देखो, अगर आप कोई भी स्केल एंड ट्राइंगल ले लेते हो, ये क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। अगर आप क्या ले लेते हो? कोई भी स्केल एंड ट्राइंगल ले लेते हो, मीन्स इसकी ऑल साइड डिफरेंट है। अब आप इनके एंगल का बाइसेक्टर कर देते हो, ये सभी एंगल्स इनके बाइसेक्टर को मीट कराते हो। इसका एंगल का बाइसेक्टर कैसे मीट होगा? भी आप कंपास से एक आर्क इधर, एक यहाँ से एक आर्क ऐसे इधर और यहाँ पर कर दोगे आप। ये जो बाइसेक्टर होगा एक कॉमन पॉइंट पे मीट करेगा। ये कॉमन पॉइंट क्या होगा? इन सेंटर होगा या सर्कम सेंटर या फिर ऑर्थो सेंटर या फिर क्या कहते हैं हम? सेंट्रोइड। तो इसे बोलते हैं हम इन सेंटर आई। क्यों? क्योंकि इससे आप ऐसा सर्कल बना सकते हो जो ट्राइंगल के अंदर लाई करे। जब आप इसे बनाओगे तो इसका जो डिस्टेंस है ना, सभी साइड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल होगा, लेकिन इस पॉइंट का डिस्टेंस इन सभी वर्टिसेस से इक्वल नहीं होगा। क्योंकि अगर सभी वर्टिसेस को इक्वल हो गया तब आप क्या बना सकते हो? इस पर सर्कम सर्कल बना सकते हो। ओके,
तो यहाँ पर सर्कम सर्कल बनाने के लिए हमें सर्कम सेंटर चाहिए। वो सर्कम सेंटर कब मिलता है हमें, अगर हम इनकी साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करें। अगर हमारे पास ये ट्रायंगल है, अगर हम इसका सर्कम सेंटर चाहिए तो हम कब क्या करेंगे, तब हम करेंगे इनकी साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इधर भी आर्क इधर भी आर्क, इसको मीट करते हैं ऐसे ऐसे और ऐसे। ये जो हमें सेंटर मिलेगा वो सभी वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। अब यहाँ से इसे सेंटर लेकर आप क्या कर सकते हो, एक सर्कल बना सकते हो जो कि क्या बनेगा, हमारा सभी वर्टिसेस से पास होगा। इसे हम बोलेंगे सर्कम सेंटर। मीडियन के इंटरसेक्शंस को बोलते हैं हम सेंट्रोइड। अगर हम सभी मीडियंस को इंटरसेक्ट कर दें, इन सभी के मीडियंस को इंटरसेक्ट कर देते तो बनता है हमारा सेंट्रोइड। और ऑर्थो सेंटर अगर हम सभी के एल्टीट्यूड, सभी एल्टीट्यूड, यहाँ पर एल्टीट्यूड डाला, इससे अपोजिट वर्टेक्स एल्टीट्यूड डाला, ये होता है हमारा ऑर्थो सेंटर। बस यही है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा इन सेंटर ए ऑप्शन है, ये हमारा इसका ए ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं अब इसका। देखो 10 सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है इसमें इन द गिवन फिगर, इसका फिगर गिवन क्या है आपको, ओके। इस फिगर में आपसे बोला है कि ये क्या है, हमारा ओ सेंटर है। यहाँ पर एक टेंजेंट बनाया है। अब इसको ज्वाइन कर देते हैं हम यहाँ पर सी, उसको ज्वाइन कर देते हैं हम यहाँ पर पी, यहाँ पर ये बी और यहाँ पर ये ए, ओके। इसको ज्वाइन करते हैं यहाँ पर सी और यहाँ पर ये डी। अब आपसे कह रहा है कि भी एंगल हमें फाइंड करना है बी ए सी, बी ए सी, बी ए सी, ये वाला एंगल प्लस एंगल ए सी डी, ए सी डी, ये वाला एंगल। इन दोनों का सम फाइंड करना। देखो एक तो ये हमारे पास मेथड, जब कभी वो सम बोले ना तो आप ये ट्राई करना है कि दोनों को हम एक साथ ही फाइंड कर लें, ठीक है। कैसे कि भाई इन दोनों का सम हम एक साथ फाइंड करें। ऐसा नहीं कि अगर आप अलग अलग नहीं फाइंड कर पा रहे हो तो इसको भी ना देखें आप। तो मोस्टली रियरली केस में जब वो टू एंगल्स का सम बोलता है तो वो एक साथ ही आ रहे होते हैं, अलग अलग इंडिविजुअली फाइंड नहीं हो रहे थे। जैसे हम लेट कर लेते हैं भाई ये वाई, अब ये वाई है ना, ये वाई है एंगल बिटवीन क्या है हमारा टेंजेंट एंड कोड है, तो ये हमारे ऑल्टरनेट सेगमेंट में बनने वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। सही बात है। देखो ये टेंजेंट में ऑल्टरनेट सेगमेंट में बन रहा है तो यहाँ वाई है, ये वाई है। अब हमें ये वाला एंगल, क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है, बी ए सी, बी ए सी मीन्स ये वाला एंगल, और ए सी डी मीन्स ये, इन दोनों एंगल का सम फाइंड करना है। और ये एंगल यहाँ पर भी है। और एक और बात है कि भाई ये हमारे सेंटर है, अगर ओ सेंटर है तो ये पी ए क्या होगी, डायमीटर, डायमीटर होगा तो एंगल इन सेमी सर्कल 90 होता है। अगर ये 90 तो इन दोनों का सम भी तो 90 होगा, 90 90 180। सिंपल सा आंसर इसका क्या आएगा, इसका आंसर होगा हमारा 90 डिग्री। ऐसा क्वेश्चन एक हमारा बुक में भी है जिसमें हमसे दो एंगल एक साथ बोल रहा है फाइंड करने के दोनों का सम, उसमें भी आपको इसी टाइप से एक ही वन टाइम में सिंगली आपको क्या करना है, उसको कंबाइंड फॉर्म में इसका आंसर बताना है। अब 11th क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि इफ पी एंड पी बी आर टेंजेंट्स टू द सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी, टू टेंजेंट्स हमारे पास, ये सर्कल है हमारे पास, इस पर क्या गिवन है, हमारे टू टेंजेंट्स हैं एक्सटीरियर पॉइंट से पी से, ओके। पी एक्सटीरियर पॉइंट है इसका। अब इसको ज्वाइन कर लेते हैं हम यहाँ पर डी, और यहाँ पर कर लेते हैं हम क्यू, और यहाँ पर ये सी, तो ये कितना हो जाएगा हमारा ए सी, एंड ये हो जाएगा हमारा बी डी, और ये हो जाएगा हमारा ओ, ओके। ये है। अब हमसे गिवन क्या कर रखा है इसने, ये बोल रहा है कि सी डी इज अनदर टेंजेंट एट क्यू, पी ए 15 है, पी ए पूरा पी ए 15 सेंटीमीटर है, एंड क्यू सी, क्यू सी हमारे पास कितना है, क्यू सी ये हमारे पास कितना है 3, क्यू सी 3 है, एंड क्यू डी भी 3 है, ये 3 सेंटीमीटर है। एंड देन हमसे बोल रहा है कि भी क्या फाइंड करना है आपको, पी सी प्लस पी डी की वैल्यू बतानी है। पी सी प्लस पी डी की वैल्यू क्या होगी ये बताओ, बताओ क्या कर सकते हैं इसमें। अब हम पी सी और पी डी की वैल्यू के लिए, क्या ये पी सी और पी डी की वैल्यू इक्वल होगी, ये बताओ आप। इजी क्वेश्चन है ये तो हमारा। इसमें एक और क्वेश्चन बनता है जब वो पेरीमीटर बोलता है, इस ट्रायंगल का पेरीमीटर बोलता है, और ये हमें क्या गिवन कर रखे होते हैं, ये दोनों टेंजेंट गिवन कर रखे होते हैं। देखो ये 15 है, ये 3 है, तो ये भी तो 3 होगा। ये क्या है, सी से भी तो एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट है हमारे, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट ये इक्वल होते हैं, ये 3 ये भी 3, तो यहाँ पर 15 में से 3 माइनस कर दोगे, ये वाला कितना मिलेगा आपको 12, ये 12 मिल रहा है। ऐसे सेम ये 3 है, ये 3, तो आप यहाँ पर भी 15 होगा, ये भी एक्सटीरियर पॉइंट से टू टेंजेंट्स है, ये भी इक्वल होंगे, तो बी पी भी 15 होगा, इसमें से भी 3 माइनस करेंगे, ये भी 12, तो 12 12 24 इसका आंसर आ रहा होगा बी, तो इसका आंसर आ रहा है 24, क्या है हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है इसके लिए। ऐसे क्वेश्चन ही एक और बोलता है जिसमें मैं ये टेंजेंट्स गिवन कर देता, लेट कर लेता, भी ये 15 है, ये 15 है, ये आपसे फिर बोलता ये जो ट्रायंगल है इसका पेरीमीटर, इस ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना होता, 15 प्लस 15 30 होता। देखो 12 3 12 3 24 प्लस 6 30 होता।
इन दोनों टेंजेंट्स का जो सम होगा वही इस ट्रायंगल का पेरीमीटर भी होगा। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है आपका एमसीक्यू में, तो ये ध्यान रखना है आपको, और ऐसे क्वेश्चन हमने बुक में किए हैं। तो अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 12। हम 12 में कह रहा है कि फर्स्ट में कह रहा है शेयर्स ऑफ अ कंपनी ए पेइंग 12%। यहाँ पर जो 12 क्वेश्चन है इसके में कह रहा है कि भी ए कंपनी है, उसका शेयर क्या है हमारा 100 रुपीज का शेयर है, कितने मिल रहा है 80 रुपीज में, लेकिन डिविडेंड हमें कितना मिल रहा है उसमें 12% ही मिल रहा है। ये कंपनी भी 12% पे करती है। बी कंपनी, ये देखो सैंपल पेपर में इसमें से कुछ काफी क्वेश्चन ऐसे हैं जो सैंपल पेपर से बिल्कुल मैच करते हैं, लेकिन बिल्कुल सेम नहीं बोला है, कुछ चेंजेस किए हैं, और काफी अच्छा है क्वेश्चन पेपर। ये सैंपल पेपर को ही ध्यान में रखते हुए, पॉइंट ऑफ व्यूज को देखते हुए सैंपल पेपर के, उसी के बेसिस पर आप बनाया ये क्वेश्चन पेपर। काफी अच्छा क्वेश्चन पेपर। देखो इसी क्वेश्चन में ऐसा ही क्वेश्चन हमारा सैंपल पेपर में भी है, उसमें सिर्फ बोल रहा था कि भाई प्रीमियम पर कौन सी कंपनी है। देखो यहाँ पर 100 रुपीज का शेयर है, यहाँ पर 100 में मिल रहा है, ये एट पार है, ये एट डिस्काउंट है। इसमें भी क्या मिल रहा है हमें, इसमें भी जो डिविडेंड मिल रहा है, इसमें जो डिविडेंड मिल रहा है वो भी 12% मिल रहा है। एंड जो सी कंपनी है उसमें भी 100 रुपीज का शेयर है, लेकिन ये 120 का मिल रहा है। अगर हम देखें भी डिविडेंड सभी में 12% है। प्रीमियम पर कौन मिल रहा है, ये हमारा जो अवेलेबल है 120 पर अवेलेबल है। शेयर ऑफ कंपनी सी पेइंग 12%, 100 रुपीज शेयर आर एट 120, ये 120 पर मिल रहा है। अब ये कह रहा है कि बेटर इन्वेस्टमेंट कौन सी है, इसमें किस में इन्वेस्ट किया जाए कि हमें क्या मिले, ज्यादा प्रॉफिट मिले। तो प्रॉफिट हमें किस पे मिल रहा है, सभी पे सेम मिल रहा है, आप कोई भी खरीद लें, लेकिन आप कम पर खरीदेंगे, सबसे कम पर खरीदेंगे और प्रॉफिट सेम ही मिलेगा, तो बेटर इन्वेस्टमेंट तो ये है ना भाई, 80 पे खरीद रहे हो, अब प्रॉफिट हमें वही मिल रहा है, क्योंकि आप इसे रीसेल तो कर नहीं रहे हो। क्योंकि जो डिविडेंड होता है हमारा, या फिर जो भी हम प्रॉफिट अपना देखते हैं किस पर, शेयर पर, वो क्या होता है हमारा, इसकी नॉमिनल वैल्यू, या फिर कहते हैं नंबर ऑफ शेयर, रेट ऑफ डिविडेंड एंड इट्स नॉमिनल वैल्यू या फिर फेस वैल्यू। क्योंकि हमें जो डिविडेंड मिलता है, जो प्रॉफिट मिलता है, वो किस पर मिलता है, उसके डिविडेंड परसेंट पर मिलता है, और वो किस पर मिलता है हमें, नॉमिनल वैल्यू पर। ये इसकी नॉमिनल वैल्यू है, और ये इसकी क्या है, मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू कुछ भी हो, अगर सभी का नॉमिनल वैल्यू 100 ही है और सेम ही आपको क्या मिल रहा है, उस पर प्रॉफिट मिल रहा है, मीन्स डिविडेंड मिल रहा है, तो सभी पर प्रॉफिट सेम मिलेगा। लेकिन आप कम पर खरीद रहे हो और सेम प्रॉफिट मिल रहा है, तो सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट तो हमारी क्या है, यहाँ पर ए है, तो इसमें होगा कंपनी ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अब देखेंगे अब इसमें 13 क्वेश्चन। 13 में कह रहा है द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच हैज वाई इंटरसेप्ट 4 एंड पैरेलल्स टू द लाइन दिस। एक लाइन गिवन की है, ये कह रहा है कि भाई वो सबसे पहले वो इक्वेशन बताओ जिसका y इंटरसेप्ट तो क्या हो, मींस c की वैल्यू y इज इक्वल्स टू mx प्लस c में आप इसे कर लो कन्वर्ट किसी भी इक्वेशन को, तो ये क्या होता है हमारा y इंटरसेप्ट, जिसका y इंटरसेप्ट 4 हो और वो पैरेलल हो इस लाइन के। कि इस लाइन के पैरेलल कोई भी लाइन कब होगी, जब दोनों लाइन का स्लोप इक्वल होगा। इसका स्लोप निकालो, अगर हम इसका स्लोप निकालें 3y को इधर रहने देते हैं, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c की फॉर्म में से कन्वर्ट करते हैं, -3 से इसको डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस से माइनस साइन कैंसिल 2/3x और यहाँ पर प्लस का 7/3। ये समझ में आ गया कैसे किया हमने। या तो आप माइनस से सारे माइनस साइन कॉमन करके से कैंसिल कर लो, तो ये आएगी m की वैल्यू। ये देखो m की वैल्यू जो भी इक्वेशन है जिसके पैरेलल होगी उसमें m की वैल्यू 2/3 आनी चाहिए, क्योंकि पैरेलल लाइन के स्लोप इक्वल होते हैं। तो सबसे पहले हम a चेक कर लेते हैं, इक्वेशन a। इक्वेशन a है हमारी 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। इसको y इज इक्वल्स टू mx प्लस c की फॉर्म में कन्वर्ट करो, कितना है y इज इक्वल्स टू mx प्लस c की फॉर्म में कन्वर्ट करने पर ये आ रहा है। अब इसे डिवाइड कर दो -3 से, -3 से अगर आप इसे डिवाइड करते हो, यहाँ पर देखो 2/3 तो आ गया हमारा स्लोप, लेकिन y इंटरसेप्ट 4 चाहिए था हमें। y इंटरसेप्ट 4 भी कह रहा है भाई, y इंटरसेप्ट 4 होना चाहिए, y इंटरसेप्ट 4 नहीं मिल रहा, स्लोप तो सही है। अब इसमें बी ऑप्शन चेक करते हैं, 3x माइनस 2y प्लस 12 इक्वल्स टू में 0। आप इसमें माइनस देखो, ये जो 2y है ना, आप इसको ऐसे भी से सोल्व कर सकते हो कि आप क्या कर लो, 3x और 12 को इधर लेके आओ और इसको 2y को इधर ही रहने दो, इधर रख लो, मीन्स इसको लेके आ जाओ आप राइट हैंड साइड में। इससे क्या होगा, ये y वाली वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। अब 2 से सभी को डिवाइड कर दो। अब 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड में क्या आएगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर तो स्लोप कितना आ रहा है 3/2, लेकिन स्लोप आना चाहिए 2/3, तो ये भी नहीं होगी। तो एक बात तो हम समझ गए कि भाई y के साथ 3 होना चाहिए, जिस भी इक्वेशन में y के साथ 3 है वो इक्वेशन इसका आंसर हो सकता है, और लास्ट में होना चाहिए 12। तो यहाँ पर आएगा इसका डी ऑप्शन। कैसे, देखो 2x माइनस 3y और प्लस 12 इज इक्वल्स टू में क्या आ रहा है 0, तो यहाँ -3y इक्वल्स टू में क्या होगा -2x माइनस 12, माइनस साइन कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस 12। अब आप y 3 से डिवाइड कर दोगे 2/3x, और यहाँ पर 3 से डिवाइड करोगे तो देखो 4 भी आ रहा है। तो बस यही इसका ऑप्शन करेक्ट है। स्लोप भी हमारा 2/3 आ रहा है, 2/3 चाहिए हमें, देखो 2/3 चाहिए।
और वाई इंटरसेप्ट में कितना चाहिए, 4 चाहिए, तो वाई इंटरसेप्ट हमारा क्या है, 4 है, तो बस यही ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर किस में है ये, 13 में, तो क्वेश्चन नंबर 13 का डी ऑप्शन करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट 14th वाला। ओके, तो 14th में तो ये हमारा एग्जाम में भी था, ये सैंपल पेपर में सेम ही, बिल्कुल सेम ही है, बस इसमें से ऑप्शन इसमें से क्या कर दिए गए, चेंज किए गए। ऑब्जर्वर है भी हमारा ये ई, ऑब्जर्वर एट पॉइंट ई विच इज एट अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द लैम्प, तो इसका फिगर कुछ इस टाइप से है, तो आप सैंपल पेपर से मैच करके देखना भी कितना मैच कर रहा है क्वेश्चन। फिगर वगैरह तो सेम ही है हमारा, यहाँ पर ये अल्फा बीटा गामा उसमें भी ऐसे ही था, जो हमारा स्पीसमैन पेपर है इस बार का, अल्फा बीटा गामा इसमें क्या गिवन किए हैं हमें, एंगल्स गिवन किए। अभी बोल रहा है कि बताओ साइन कौन सा एंगल सबसे बड़ा होगा, देखो जो सबसे पास होगा ना वो सबसे बड़ा एंगल होगा, क्यों, क्योंकि अगर आप सेम पॉइंट को देख रहे हो तो इसको देखने के लिए इसको अपना फेस ज्यादा ऊपर उठाना पड़ेगा, आप अपने आप कॉमन सेंस लगाओ। अभी थोड़ा दूर बैठा है, ठीक है, इसका डिस्टेंस क्या है, कंपैरिजन टू अल्फा क्या है इसका डिस्टेंस, डी वाले का डिस्टेंस ज्यादा है, तो ये बीटा वाले का एंगल कम होगा, यानी जो गामा वाले का सबसे कम होगा। तो जो जितना दूर होगा सेम पॉइंट से उसको उस पॉइंट को देखने के लिए उतने ही सिंपली आप उसको क्या कर सकता है, देख सकता है, या फिर कह सकते हैं अपने फेस को कम उठाना पड़ेगा, उसको अपनी आंखों को कम उठाना पड़ेगा और सिंपली इसको देख पाएगा। तो यहाँ से आपको अपना चेहरा ज्यादा ऊपर दिखाना होगा इसके टॉप को देखने के लिए, यही एंगल सबसे बड़ा होगा, जितना पास एंगल उतना ही बड़ा एंगल होगा, ग्रेटर एंगल होगा। तो यहाँ पर अल्फा एंगल सबसे बड़ा है, तो यहाँ पर कह रहा है कि भी साइन अल्फा क्या साइन बीटा से बड़ा है, बिल्कुल सही है, फर्स्ट ऑप्शन अगर हम देखें इसमें कि साइन अल्फा क्या साइन बीटा से ग्रेटर होगा, बिल्कुल ग्रेटर होगा, सही है। बी वाला ऑप्शन कह रहा है कि भी क्या साइन बीटा लेस होगा साइन गामा से, गलत है, साइन बीटा ग्रेटर होगा साइन गामा से, तो इसका ए ऑप्शन ही करेक्ट आ गया है। साइन गामा क्या ग्रेटर होगा साइन अल्फा से, बिल्कुल भी नहीं होगा, तो सबसे छोटा ही है, ये भी रॉन्ग हो गया। एंड साइन अल्फा क्या साइन अल्फा लेस होगा साइन बीटा से, ये भी बिल्कुल ही मिस्टेक है इसमें, तो फर्स्ट वाला ही हमारा करेक्ट आ गया 14th में। अब देखते हैं इसमें 15th। अब देखो इसका 15th पार्ट, अब 15th पार्ट में टेबल गिवन किया, असर्शन रीजन से क्वेश्चन है, कह रहा है कि अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन गिवन है इस टेबल का, आप अर्थमेटिक मीन फाइंड नहीं कर सकते, और कह रहा है कि रीजन ये है कि अर्थमेटिक मीन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, अर्थमेटिक मीन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, बिल्कुल करेक्ट है भी, आप ऐसे फाइंड कर सकते हो, ये जो 13.8 है। तो इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन हमारा ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ए इज ट्रू बोथ ए एंड आर फॉल्स, ये कह रहा है कि ए और आर गलत है, नहीं, बोथ ए एंड आर दोनों ट्रू हैं, सही बात है। ए इज फॉल्स है, आर इज ट्रू है, गलत बात है, तो इसमें सी ऑप्शन होगा हमारा क्या कि बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों ही ट्रू है, इसमें दोनों ही बातें कि भाई आप ऐसे मीन फाइंड कर सकते हो, ये भी है और ये भी दोनों। अब इसको बस चेक कर लेना, इसका सी ऑप्शन होगा अगर मीन यही आ रहा होगा, तो मीन आपको चेक करना है, फाइंड करना है। अभी कैसे करते हैं मीन आपको पता ही है, मीन फाइंड करने के लिए सिंपल जो भी टेबल गिवन कर रखा है हमें, ये एक्स और ये एफ वाली वैल्यू ये आपको कराए क्वेश्चन इस टाइप के, नहीं आपसे हो रहे हैं तो आप हमारी जो भी 24E वाली रिसेंट एक्सरसाइज डाली है उसको देख लेना, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि भी हम इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर एक्स वाली वैल्यू 4 7 10 एंड सो ऑन, यहाँ पर 7 10 15 यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जाएगी, आप इनकी मल्टीप्लाई कर लो एफ एक्स, फिर इनको सम कर लो, फिर सिग्मा एफ पर डिवाइड कर दो। इसको चेक करके तो बताना कि भी 13.8 आ रहा है या फिर नहीं, मे बी 13.8 हो सकता है इसका आंसर, क्योंकि इतना ही मीन इसमें लगभग लग रहा है। ओके, तो इसमें सी ऑप्शन होगा, तो बस आप इसको करना, इस क्वेश्चन को अपने आप से चेक करना और कमेंट करके बताना कि भी ऑप्शन इसका क्या है। नेक्स्ट वाले जब हम पार्ट करेंगे इसका तब आपको कमेंट करके बताना है कि भी 15 वाले में मीन सही आ रहा था ये 13.81 या फिर नहीं, और अगर 13.81 मीन नहीं आ रहा है तो फिर इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए फॉल्स हो जाएगा, आर ट्रू, बी ऑप्शन हो जाएगा फिर इसमें। ओके, तो ये हो गया इसमें 15 MCQs। ये MCQs है तो आपको ये सभी करने हैं, और इसके जो क्वेश्चंस होंगे आगे वाले सभी डिस्क्रिप्टिव टाइप वो सभी आपको कराए जाएंगे, तो बस इसको आगे प्रोसीड करेंगे। अभी तक हम अभी के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगाओ तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।